हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट हम लोग स्टार्ट किए थे और पिछला क्लास में जो है ना हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे। आज हम लोग जो है सॉलिड के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे है। तो पहला बेसिस जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द arrangement of constituent particles। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट में किस प्रकार का ऑर्डर है, मतलब किस ऑर्डर में अरेंज हैं पार्टिकल्स, उसके आधार पे जो सॉलिड है इनके दो टाइप्स होते हैं मुख्यतः। एक को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को बोला जाता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। तो ये दो प्रकार के सॉलिड जो होते हैं और ये दो प्रकार के सॉलिड किस आधार पे हैं, तो ये दोनों सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, उनका अरेंजमेंट किस ऑर्डर में है उस आधार पे जो है ये अलग क्लासिफिकेशन है। देखो क्रिस्टलाइन जो है क्रिस्टल वर्ड से आया। क्रिस्टल वर्ड का मतलब होता है जिसका एक डेफिनिट शेप हो। डेफिनिट शेप होने का मतलब डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का एक डेफिनिट अरेंजमेंट होना चाहिए, एक रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होना चाहिए। और ये एमॉर्फस वर्ड का मतलब ही होता है नो ऑर्डर। सॉलिड ई भी है, रिजिड ई भी होता है, साइज इसका भी डेफिनिट है, लेकिन इसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। सिंपल सी बात करें, जैसे मान लो 5 पार्टिकल्स हैं और पांचों पार्टिकल्स इस प्रकार से हैं एक रेगुलर ऑर्डर में, और यहाँ 5 पार्टिकल्स हैं और वे पांचों पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से है ऐसा। तो दोनों अरेंजमेंट को जरा देख करके बतलाओ कि कौन सा अरेंजमेंट एक ऑर्डर में है, मतलब एक निश्चित क्रम में है, एक डेफिनिट वे में है, और कौन सा अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है। तो साफ स्पष्ट हो रहा है हम लोग का कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स अरेंज हैं ये पार्टिकल्स एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज है, एक रेगुलर वे है अरेंजमेंट का, जबकि यहाँ अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनीशन हम लोग क्या बोलेंगे कि उस प्रकार के सॉलिड या वैसे सब्सटेंस जिनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज हो, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज हो, 3 डायमेंशनल स्पेस में। देखो ये जो अरेंजमेंट हुआ तो इस अरेंजमेंट से एक ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा ना। जैसे ऐसा अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट से हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे इसको घेर रहे हैं तो एक रेक्टेंगल मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। एग्जाम्पल के लिए कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। वही यदि पार्टिकल का अरेंजमेंट मान लो ऐसे रहता इस प्रकार से, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यह स्क्वायर टाइप अरेंजमेंट है। लेकिन वही हम यहाँ पूछे कि यहाँ किस प्रकार का अरेंजमेंट है, तो इसको ऐसे मिलाओगे तुम तो कोई ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा क्या? कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न में, और यह जो अरेंजमेंट होता है वो याद रखोगे 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब जान रहे हैं उस प्रकार का स्पेस जिसमें 3 एक्सिस एग्जिस्ट करते हों, 3 एक्सिस जिसको हम लोग एक्स, वाई और जेड बोलते हैं ऐसा, इस प्रकार से। तो यदि 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न मिलता हो, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप मिलता हो अरेंजमेंट के बाद, तो ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे सॉलिड को बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल में जितने भी मेटल्स हैं वे सारे मेटल्स जो है
क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सिल्वर है, गोल्ड है, सोडियम है, जितने भी मेटल्स हम लोग जानते हैं, आयरन है। सपोज मान लो कि सिल्वर है, ऐसा, या एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब सिल्वर के अंदर जो बहुत सारे सिल्वर के एटम्स हैं, ये सारे एटम्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किस प्रकार का है वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन इसका मतलब हुआ कि सिल्वर यदि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसके अंदर जो सिल्वर के बहुत सारे एटम्स हैं, जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए, तो उनका एक रेगुलर वे में अरेंजमेंट है। और इस सिल्वर के अंदर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का अलग अलग, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यह क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स से मिलकर बने होते हैं। माने वो पूरा जो है सॉलिड सब्सटेंस तो हुआ ही क्रिस्टलाइन नेचर का, लेकिन उसमें भी जो छोटे छोटे पार्ट हुए वे सभी अपने आप में जो है एक क्रिस्टल का काम करते हैं। और क्रिस्टल का मतलब बतलाए कि जिसका डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप हो, तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड में बताया कि जिसमें कोई ऑर्डर नहीं हुआ अरेंजमेंट का। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास, कांच जो है, उसके बाद जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीथीन वगैरह, उसके बाद पिच, रबर समझ लो, पिच को हिंदी में अलकतरा बोलते हैं। ऑब्जर्व करते होंगे कि चौराहा पे, मतलब कोई बिजी रोड है जहां बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो रोड में वहां देखोगे कि कुछ नीचे जो है ब्लैक ब्लैक टाइप का जो है गड़ा हुआ रहता है, वह पिच होता है। वह इसलिए लगाया जाता है ताकि जब बारिश हो तो पानी आ जाने से वहाँ फिसलन हो जाता है ना, तो वह पिच लगाने से क्या होता है कि वह फिसलन को कम करता है, एक्सीडेंट होने के चांस वहाँ कम होंगे। क्योंकि भीड़ भाड़ वाला जगह है, जल्दी गलती से कोई गिर गया तो बाकी लोग तो उस पर चढ़ के पार हो जाएगा, ऐसा। तो पिच अलकतरा मैंने समझ लो एक प्रकार का रबर है। तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं एमॉर्फस होते हैं, मतलब इस सब्सटेंस के अंदर जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनके अरेंजमेंट का कोई डेफिनिट ऑर्डर नहीं होता है, कोई सर्टेन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं रहता है। तो ये हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। बेसिक सा बात हम बताएं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर ऑर्डर में होगा, एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा थ्री डायमेंशनल स्पेस में। एमॉर्फस में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, पार्टिकल जैसे तैसे अरेंज होते हैं। हालांकि रिजिड ई वाला सॉलिड है, रिजिड ई भी है, दोनों रिजिड है, इनकॉम्प्रेसिबल हैं दोनों, लेकिन अंतर केवल हुआ इस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में। और यही पार्टिकल का अरेंजमेंट में जो अंतर है, इसी के आधार पे दो अलग अलग टाइप के हो गए, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो स्टार्टिंग में जो हम लोग डेफिनेशन देखे थे सॉलिड का, उसमें मैंने बतलाया था कि सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर ऑर्डर में होता है। और यहां देख रहे हैं कि अरेंजमेंट का जनरली कोई ऑर्डर तो होता ही नहीं है, इसलिए एमॉर्फस सॉलिड को जो है ना ट्रू सॉलिड नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। हम लोग को लगेगा कि वह सॉलिड है, लेकिन सॉलिड के जितने प्रॉपर्टीज होते हैं वे सारे प्रॉपर्टीज को यह एग्जिबिट नहीं करता है, इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड को ट्रू सॉलिड ना बोल करके हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। या फिर ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड जिसका विस्कोसिटी काफी ज्यादा होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है, देखो लिक्विड है, उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दो तो वह किस फॉर्म में बदल जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में। जाहिर सी बात है, जैसे पानी ही ले लो ना, उसको फ्रिज में रख दो, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो वह बर्फ सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा। तो जब लिक्विड को बहुत ज्यादा कूल कर दो तब जो सब्सटेंस बनेगा सॉलिड, वैसे सॉलिड होते हैं एमॉर्फस। मतलब ओरिजिनली ये सॉलिड के सारे प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलेंगे क्योंकि ये सॉलिड के सारे प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड को ट्रू सॉलिड ना बोल करके स्यूडो सॉलिड बोलेंगे या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड बोलेंगे। और उस प्रकार का लिक्विड जिसका विस्कोसिटी काफी ज्यादा होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस काफी ज्यादा होता है विस्कोसिटी का मतलब। और विस्कोसिटी का मतलब डिटेल में पढ़े होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर में। तो ये जो है हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि एमॉर्फस सॉलिड जनरली डिफ्यूज होते हैं, फैल सकते हैं, थोड़ा फ्लूइडिटी इनमें आता है, थोड़ा बहुत इसके पार्टिकल्स फ्लो भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताएं क्या,
ग्लास, शीशा, इसका देखो एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल है कि एमॉर्फस सॉलिड डिफ्यूज करते हैं, फैलते हैं थोड़ा सा, कैसे सो देखो, या फ्लूइडिटी होता है इनमें। हम लोग बिल्डिंग में जो है विंडो जो लगाते हैं, कांच का यदि विंडो हो इस शेप का, ऐसा ही मान ले कि ग्लास, बिल्डिंग काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी पुराना 50-100 साल का बिल्डिंग है, तो ऐसे केस में क्या ऑब्जर्व करोगे ना कि ऊपर में जो कांच है ये कांच हो जाता है पतला और नीचे में जो है इसका मोटाई बढ़ जाता है, ऊपर से पतला होते जाएगा, नीचे में जो है थोड़ा मोटा हो जाएगा। ऊपर में देखोगे तो यार ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा और नीचे जो है पूरा ही ऑपेक टाइप का हो जाएगा, जबकि स्टार्टिंग में क्या था, ट्रांसलूसेंट था। ये तीनों वर्ड का मतलब समझते हो? ट्रांसपेरेंट मतलब इसके आर पार एकदम क्लियरली दिखाई देगा, ट्रांसलूसेंट मतलब उसके आसपास धुंधला धुंधला दिखाई देगा, ऑपेक मतलब एकदम दिखाई ही नहीं देगा। ऐसा तब होता है जब वो शीशा ओरिजिनल होता है, मतलब कि ओरिजिनल स्टेट मतलब नया होता है। लेकिन जब बहुत पुराना हो जाता है तो देखोगे कि ऊपर वाला पार्ट से तुमको क्लियरली दिखाई देगा और नीचे वाला पार्ट पूरा ब्लॉक हो जाता है। ऊपर वाला पार्ट शीशा का पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर में जो पार्टिकल्स थे वे धीरे धीरे फ्लो करके आ गए नीचे, तो जब पार्टिकल्स नीचे आ गए तो ऊपर में पार्टिकल्स का संख्या कम हो गया, तो फिर इसके आर पार दिखाई देने लगा। नीचे पार्टिकल का संख्या बढ़ गया, क्राउडिंग बढ़ गया, तो इसके आर पार देखना मुश्किल हो गया और ये मोटा भी हो गया क्योंकि पार्टिकल तो सारे नीचे आ गए। तो यह प्रॉपर्टी होता है ग्लास में। ग्लास जो कि एमॉर्फस सॉलिड है, इसलिए बोले कि ग्लास या एमॉर्फस सॉलिड जो है डिफ्यूजन शो करते हैं, उसके पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लिक्विड और गैस के जैसा नहीं। काफ़ी समय लगता है इस प्रोसेस में। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुए क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, वे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के ऑर्डर के आधार पर। कुछ और भी इसके क्लासिफिकेशन हैं सॉलिड का, जैसे होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड लगा हुआ है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ओरिजिनली या क्रिस्टलाइन ही रहेगा, लेकिन एपियर्स एज एमॉर्फस सॉलिड। ओरिजिनली वह सब्सटेंस क्रिस्टलाइन होगा, लेकिन एपियर्स प्रतीत होगा किसके जैसा, एमॉर्फस के जैसा। जैसे बाय नेचर किसी आदमी को देखो तो अंदर से जो है वह बहुत रूड है, लेकिन बाहर से इतना शांत रहता है कि देखने में लगता है कि कितना सीधा साधा व्यक्ति है। तो एपियर हो रहा है कुछ और ओरिजिनली है कुछ और। उसी प्रकार से यहाँ है कि ओरिजिनली यह है क्रिस्टलाइन, लेकिन एपियर होता है कैसा, एमॉर्फस। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कोई मेटल है, सपोज सिल्वर ही ले लें हम लोग, तो बताए कि मेटल जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन जब इसी मेटल का पाउडर्ड फॉर्म ले लो, पाउडर्ड सिल्वर, तो अब ये जो है एमॉर्फस के जैसा बिहेव करेगा, एमॉर्फस के जैसा बिहेव करेगा। तो ओरिजिनली क्रिस्टलाइन है, लेकिन पाउडर फॉर्म लिए तो एमॉर्फस के जैसा दिख रहा है, पाउडर का दिखेगा, कोई उसमें पार्टिकल का ऑर्डर ही नहीं है। तो इस पाउडर्ड मेटल को जो है हम लोग बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बोल रहा है कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, और वे सारे क्रिस्टल्स जो है रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब जैसे तैसे सजे हुए रहते हैं। इसलिए जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है वह आइसोट्रॉपिक होता है, जबकि उसका एक क्रिस्टल एनाइसोट्रॉपिक होता है। जैसे मान लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ, इसको ग्राइंड कर दिए, चूर दिए, तो चूर दिए तो ये पाउडर फॉर्म में हो गया, ऐसे छोटा छोटा जो है सो बन गया ऐसा। अभी जो छोटा छोटा पार्ट बना है, एक पार्ट जो है इसका क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा, और ये क्रिस्टल का मतलब होता है कि यह एनाइसोट्रॉपिक। ये एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या है, इसका डिस्कशन हम लोग जल्दी करने वाले हैं। एनाइसोट्रॉपिक, लेकिन यह पूरा सब्सटेंस जो है ये बिहेव करेगा आइसोट्रॉपिक के जैसा।
क्या बोले कि एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ग्राइंड किए पाउडर फॉर्म में बदल गया, तो पाउडर फॉर्म में बदल गया तो पार्टिकल जैसे तैसे अरेंज रहेगा, तो अभी बिहेव करेगा एमॉर्फस के जैसा। तो ओरिजिनल में था क्रिस्टलाइन, लेकिन दिख रहा है किसके जैसा, एमॉर्फस के जैसा। तो ये एमॉर्फस फॉर्म जो है, इसके अंदर जो एक पार्टिकल है या एक जो ये है, वो है एक क्रिस्टल के जैसा, मतलब वह क्रिस्टल अभी भी जो है एनाइसोट्रॉपिक है। एनाइसोट्रॉपिक याद रखो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म को एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, लेकिन जो पूरा है एमॉर्फस वह किसके जैसा दिखेगा, आइसोट्रॉपिक के जैसा। तो वही बोल रहा है कि पॉलीक्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एक छोटा पार्ट जो है क्रिस्टल के जैसा बिहेव करता है, और वह क्रिस्टल एनाइसोट्रॉपिक होता है, जबकि इस पूरे सैंपल को लोगे तो वह क्या होगा, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक माने पार्टिकल का अरेंजमेंट जैसे तैसे होगा, और एनाइसोट्रॉपिक का मतलब पार्टिकल का अरेंजमेंट एक डेफिनिट ऑर्डर में रहेगा। तो ये होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड होते तो क्रिस्टलाइन है, लेकिन ये एपियर होते हैं किसके जैसे, एपियर होते हैं किसके जैसे, एमॉर्फस के जैसे। अब हम लोग जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में कुछ डिफरेंस देखते हैं कि क्या अंतर है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में। काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेनली या तीन फॉर्म, मेनली तो दो ही हुआ, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, और उसी में से एक आ गया ही पॉलीक्रिस्टलाइन। तो पॉलीक्रिस्टलाइन मैंने हम लोग क्या समझे कि ओरिजिनली रहेगा क्रिस्टलाइन, लेकिन प्रतीत होगा किसके जैसा, एमॉर्फस के जैसा। अब हम लोग दोनों में क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्रिस्टलाइन में और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला हुआ पार्टिकल के अरेंजमेंट का डिफरेंस, कि इसमें जो है एक रेगुलर ऑर्डर होता है अरेंजमेंट का, रेगुलर ऑर्डर, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, नो ऑर्डर। पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होता है। अभी जो पार्टिकल के ऑर्डर का अरेंजमेंट है, बोल रहा है कि इसमें शॉर्ट रेंज भी हो सकता है और लॉन्ग रेंज भी हो सकता है। लॉन्ग रेंज, इस शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है कि जैसे पार्टिकल्स इस प्रकार से ऑर्डर में अरेंज हैं, तो एक हुआ कि ऐसे पार्टिकल्स पूरे क्रिस्टल में ऐसा ही अरेंज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रेंज। लेकिन क्या है कि ऐसे 4 पार्टिकल या 3 पार्टिकल एक जैसा अरेंज है, फिर यहाँ से ऑर्डर चेंज हो गया और फिर अलग ऐसा अरेंजमेंट है, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट रेंज। समझ रहे हो बात को। जैसे विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो कुछ वैसे विद्यार्थी होते हैं जो साल भर मेहनत करते हैं, और कुछ वैसे होते हैं जो केवल एग्जामिनेशन टाइम मेहनत करते हैं। तो जो केवल एग्जामिनेशन के टाइम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रेंज, और जो पूरे वर्ष मेहनत किए चाहे एग्जाम हो या ना हो, तो वैसे स्टूडेंट लॉन्ग रेंज। तो उसी प्रकार से यहाँ है कि जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में ऐसा हो तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहलाएगा, और जब ऐसे हो तो कहलाएगा शॉर्ट रेंज। एमॉर्फस में तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं कि कोई ऑर्डर ही नहीं होता है, लेकिन यदि रेयर केस में उसमें ऑर्डर आ भी जाए तो वह कौन सा ऑर्डर होगा, शॉर्ट रेंज। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का अरेंजमेंट कभी भी एमॉर्फस सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद दूसरा हुआ, तीसरा पॉइंट क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का काफी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। काफी शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर दोगे इस सॉलिड को, या मेल्ट करके तुरंत लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि इसका जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ऐसे सॉलिड को जब तुम हीट करोगे तो पहले या थोड़ा सॉफ्ट होगा और धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट होगा, तुरंत मेल्ट जो है नहीं करता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट हुआ, मतलब जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करोगे तुरंत मेल्ट करके या लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ऐसे सॉलिड को हीट करोगे तो पहले यह सॉफ्ट होगा और उसके बाद धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू होगा। मतलब इसको मेल्ट करने के लिए एक रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है इस प्रकार के सॉलिड क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है क्लीन क्लीवेज
और इसके चलते स्मूथ सरफेस मिलता है, और इसका होता है इररेगुलर कट। क्या इसका मतलब है? जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग क्या देखें कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा ऑर्डर में रहता है ना, इस प्रकार से ऐसा। यहाँ पार्टिकल के अरेंजमेंट का तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, जैसे तैसे पार्टिकल अरेंज है, जैसे तैसे पार्टिकल अरेंज है, कोई ऑर्डर ही नहीं है इसमें ऐसा। अब मान लो इस क्रिस्टलाइन को हम लोग काटे, यहाँ से काटेंगे तो ऐसा ही कट जाएगा, ई लेयर अलग, ई लेयर अलग। यहाँ से काटे तो भी अलग अलग लेयर हो जाएगा, यहाँ से काटे फिर भी अलग अलग लेयर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि इसको एक रेगुलर वे में काटा जा सकता है। सपोज यहाँ से काटे तो क्या हुआ, ऐसे 3 पार्टिकल्स एक साइड और ये ऐसे 2 एक साथ। तो इसके चलते जो सरफेस बनेगा ये काफ़ी स्मूथ सरफेस होगा। यहाँ वैसा पॉसिबल नहीं है। मान को चलो तुम यहाँ से काटोगे तो यहाँ से काटोगे तो देखो ये बीच में पार्टिकल आ जा रहा है, मतलब ये कटेगा ऐसे, एक ही यहाँ ही हो जाएगा, आधा पार्टिकल कटेगा। तो यह स्मूथ सरफेस कहाँ से मिलेगा? ये तो यहाँ उबड़ खाबड़ टाइप का सरफेस हो जाएगा, उतना प्लेन सरफेस नहीं मिल पाएगा जैसा कि क्रिस्टलाइन में मिलता है। तो पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट के चलते क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लीवेज है क्लीन है, उससे स्मूथ सरफेस मिलेगा, जबकि एमॉर्फस सॉलिड इरेगुलर कट होते हैं, मतलब इसको काटने के बाद एक स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रॉपिक और एमॉर्फस सॉलिड होते हैं आइसोट्रॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखोगे। ये एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है सो देखो। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स का ऑर्डर जो अरेंजमेंट है एक ऑर्डर में होता है ना, इस प्रकार से। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। ये बड़ा वाला पार्टिकल मान लो, ये छोटा वाला पार्टिकल, तो ये छोटा वाला पार्टिकल देखो सब एक सिद्ध में है, बड़ा वाला पार्टिकल एक सिद्ध में है, या ऐसे भी देख सकते हो। मतलब यहाँ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का एक रेगुलर ऑर्डर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसी पार्टिकल को जब ऐसे दिखाया जाए, ऐसे दिखाया जाए, मान लो जहाँ तहाँ जैसे तैसे करके दिखाया जाए, ऐसे कोई ऑर्डर ही ना हो पार्टिकल के अरेंजमेंट का, इस प्रकार से। यहाँ पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, तो यह एमॉर्फस हुआ। यहाँ एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है, तो क्रिस्टलाइन हुआ। अब हम क्या करते हैं कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को अलग अलग डायरेक्शन से हम लोग देखते हैं। यदि इस अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ से देखें ऐसा, ये जो एरो खींचे इस डायरेक्शन से देखो, तो इस डायरेक्शन से देखोगे तो एरो के जस्ट लेफ्ट साइड में देखो ये छोटा वाला पार्टिकल है, और जस्ट राइट साइड में जो है बड़ा वाला पार्टिकल है। और इसी सब्सटेंस को यदि इस डायरेक्शन से देखो, तो इस डायरेक्शन से देखोगे तब देखो क्या है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, फिर से बड़ा छोटा बड़ा, ऐसे कर। तो इस डायरेक्शन में गए तो लेफ्ट साइड केवल छोटा है, राइट साइड केवल बड़ा वाला है। इस डायरेक्शन में गए तो मिक्सड अप हो गया, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है। किसमें? क्रिस्टलाइन में। इसमें तुम कोई डायरेक्शन में आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो बढ़िया अरेंजमेंट इस डायरेक्शन में है ना तो इस डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ देखो लेफ्ट साइड देखोगे तो छोटा बड़ा बड़ा फिर बड़ा छोटा, वैसे इधर भी है बड़ा 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 छोटा फिर से करके छोटा छोटा ऐसे करके। तो यहाँ किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कोई फर्क दिख नहीं रहा है। वो पार्टिकल का अरेंजमेंट रैंडमली इधर भी था इधर भी है, मतलब पार्टिकल जैसे तैसे इस डायरेक्शन में भी दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो क्या है कि इस डायरेक्शन में देखने से एरो के जस्ट लेफ्ट साइड में यदि छोटा वाला है तो राइट साइड में बड़ा वाला है, इस डायरेक्शन में दोनों मिक्सड अप हो गया। तो यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग है। यहाँ कोई डायरेक्शन में जाओ पार्टिकल का अरेंजमेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज्ड है। अब यदि अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग हो
तो ऐसे सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी माने जैसे उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, उसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है या उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज का वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग होता है। मतलब इस डायरेक्शन में इसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगा, इस डायरेक्शन में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगा। जबकि ये वाला सब्सटेंस का लोगे तो इस डायरेक्शन में लो चाहे इस डायरेक्शन में लो, सारे डायरेक्शंस में इसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि यदि लाइट पास करवाएं तो इससे लाइट पास करवाएं तो हो सकता है कि किसी डायरेक्शन से ज़्यादा पास करे, किसी डायरेक्शन से कम पास करे। सॉरी, ये वाला इस केस में होगा। इसमें क्योंकि इसमें अलग अलग डायरेक्शन में जो है ये सारे प्रॉपर्टीज का वैल्यू अलग अलग होगा। तो मान लो कि इस डायरेक्शन से ज़्यादा लाइट पास कर रहा है तो इस डायरेक्शन से लाइट कम पास करेगा, तो इसको बोलेंगे अलग अलग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब हो सकता है कि इस डायरेक्शन से ज़्यादा करंट पास करे तो इस डायरेक्शन से कम करंट पास करे, तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन इस सॉलिड में आओगे तो इसमें हर एक डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी सेम होगा। जितना करंट इस डायरेक्शन से पास करेगा उतना ही करंट इस डायरेक्शन से, जितना लाइट इधर से क्रॉस करेगा उतना ही लाइट इधर से क्रॉस करेगा। मतलब कि एमॉर्फस सॉलिड में ये सभी जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनका वैल्यू सब डायरेक्शन में एक ही होता है। और ऐसे सब्सटेंस जिनका इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू हर एक डायरेक्शन में सेम हो तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रॉपी। लेकिन यदि अलग अलग डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टीज का अलग अलग वैल्यू जावे तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। और इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझो यदि नहीं समझ में आया तो। जैसे कॉलेज या स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो 5 घंटा या 6 घंटा का क्लास होता है। अब मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका वह 5 घंटा एक ही जैसा बिहेव है, माने कोई भी टीचर है, मैथ का है, साइंस का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, उस सब में या तो हल्ला ही करेगा या सब में बढ़िया से पढ़ेगा ही, सब क्लास में उसका एक ही जैसा बिहेव है। और कोई एक दूसरा स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है कि मैथ वाला क्लास में हल्ला कर रहा है लेकिन इंग्लिश वाला क्लास में एकदम चुप है, साइंस वाला क्लास में सो रहा है। ऐसे माने अलग अलग क्लास में उसका अलग अलग बिहेव है। एक का स्टूडेंट हम लिए उसका सारा क्लास में बिहेवियर एक जैसा था और दूसरा स्टूडेंट जो लिए उसका अलग अलग क्लास में बिहेवियर अलग अलग था। तो जिस स्टूडेंट का सारे क्लास में एक जैसा बिहेवियर है वो कहलाएगा एमॉर्फस, मतलब सारे डायरेक्शन में एक जैसा वैल्यू। और एक का स्टूडेंट था जिसका अलग अलग क्लास में अलग अलग जैसा बिहेवियर था, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आएगा इस सब प्रॉपर्टी का, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन या उसको हम लोग बोलेंगे एनाइसोट्रॉपिक। समझ गए? बेसिक सा एग्जांपल था। डेफिनेशन ऐसे हम लोग देंगे कि इफ ए सब्सटेंस हैज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, then it is called anisotropic and this property is called anisotropy. On the other hand, if a substance has same value of electrical, optical and mechanical properties in all the directions, it is called isotropic substance and this property is called isotropy. तो याद रखोगे आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक यही है, नोट्स में है लिखा हुआ फिगर के साथ, तो उसको समझने का प्रयास करोगे। इसमें से जो है एक दो छोटे छोटे टर्म्स और हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अलग से डेफिनेशन एग्जाम में आता है कभी कदार आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक का, इसको समझने का प्रयास करोगे। मेसोमॉर्फिक स्टेट। अभी मेसोमॉर्फिक स्टेट क्या है? मेसोमॉर्फिक स्टेट, तो देखो अभी हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में पढ़े।
क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में जो है हम लोग पढ़े। एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का एक डेफिनेट ऑर्डर होता है। अभी दोनों के बीच का जो स्टेट है उसी को हम लोग बोलते हैं मेसोमॉर्फिक स्टेट। मेसोमॉर्फिक स्टेट क्या होता है? एन इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस इज कॉल्ड मेसोमॉर्फिक स्टेट। जैसे 1 to 10, क्लास 1 से क्लास 10 तक कहलाता है स्कूल लेवल, और ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीएससी या बीकॉम से लेकर के आगे तक वो सब कहलाता है कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल। तो बचा ही इंटरमीडिएट 11th 12th। तो या 11th 12th जो है कहलाता है क्या? 11th 12th को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स या इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। तो यदि आप इंटरमीडिएट में हो मतलब 11th या 12th में पढ़ रहे हो, इसका मतलब हुआ कि आप ना तो प्योर स्कूल के हो ना तो प्योर कॉलेज के हो। जैसे 1 to 10 में रहते तो हम बोलते हैं आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो। उसके बाद ग्रेजुएशन से होता बीए या बीएससी से लेकर के आगे तक तो हम बोलते हैं आप कॉलेज लेवल क्या हो या यूनिवर्सिटी लेवल का हो। लेकिन आप तो 11 12 में हो, ना इस कैटेगरी में आ रहे हो ना इस कैटेगरी में, मतलब आप ना तो प्योर स्कूल के छात्र हो ना तो आप प्योरली किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के छात्र हो। आप इंटरमीडिएट हो, आपको स्कूल लेवल का भी बोला जा सकता है, कॉलेज लेवल का भी बोला जा सकता है। इसीलिए 11 12 के लिए अलग से कॉलेजेज भी होते हैं, +2 कॉलेज, और यह स्कूल लेवल में भी शामिल होता है क्योंकि यह इंटरमीडिएट है। उसी प्रकार से होता है मेसोमॉर्फिक स्टेट, कि मेसोमॉर्फिक स्टेट क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच का है। ना तो उसको प्योर क्रिस्टलाइन बोलेंगे और ना ही प्योर एमॉर्फस बोलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे होता है जिलेटिन, या मेसोमॉर्फिक स्टेट का एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है अगला टर्म इसमें आइसोमॉर्फिज्म और एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस बट सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इसका उल्टा कर दो, इसमें हो जाएगा सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। यदि दो या अधिक कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा हो, मतलब उसके क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वह एक समान हो, तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और वैसे सब्सटेंस एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोमॉर्फस। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, KCl, MgO, देखो तीनों का फॉर्मूला अलग अलग है ना। यहाँ सोडियम क्लोरीन है, पोटासियम क्लोरीन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, तो इस सब का केमिकल कंपोजिशन अलग हुआ लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इस चैप्टर में तो आगे हम लोग को पढ़ना ही है। तो यह तीन अलग अलग केमिकल कंपोजिशन हुआ लेकिन तीनों सब्सटेंस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होगा, तो ये तीनों बोलेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, और ये तीनों सब्सटेंस एक दूसरे के आइसोमॉर्फस कहलाएंगे। लेकिन यहाँ क्या बोले, केमिकल कंपोजिशन सेम लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका दो अलग अलग फॉर्म होता है, एक कहलाता है कैल्साइट, फॉर्मूला CaCO3 इसका भी है, और दूसरा जो है लाइमस्टोन, या उसको हम लोग और भी बोलते हैं, लाइमस्टोन बोल सकते हो या फिर एरेगोनाइट। एरेगोनाइट इसका भी फॉर्मूला होता है CaCO3 ऐसा।
तो CaCO3 जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहे हैं, केमिकल नाम हुआ इसका। इसका दो अलग अलग फॉर्म है, कैल्साइट, एर्गोनाइट। CaCO3 दोनों हुआ, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए इसका नाम अलग अलग है और उसके चलते प्रॉपर्टी भी अलग होता है। अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बार बार हम बोल रहे हैं तो इसको काफ़ी डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ना है, वहाँ हम लोग जानेंगे। फिलहाल इस सब टर्म का मतलब केवल समझ लो कि आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। उम्मीद है अच्छे से समझ गए हम लोग कि आइसोमॉर्फिज्म में केमिकल कंपोजिशन अलग, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम। इसमें केमिकल कंपोजिशन सेम लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। इसको एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे 3 अलग अलग व्यक्ति हैं लेकिन तीनों का बिहेवियर एक समान है, तीनों का हाइट एक जैसा है, तीनों देखने में ऑलमोस्ट एक समान लगते हैं। तो हैं अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग नाम होगा, लेकिन उनका बिहेवियर एक जैसा है, लंबाई चौड़ाई एक जैसा है, देखने में एक जैसा लग रहे हैं, तो वो कहलाया आइसोमॉर्फिज्म, कि है अलग अलग लेकिन देखने में एक जैसा लगेगा। और एक दूसरा केस हुआ कि व्यक्ति एक ही है लेकिन उसका बिहेवियर अलग अलग है, किसी के साथ बढ़िया से बात करता है तो किसी के साथ केवल लड़ाई करता है, मैंने समझ में नहीं आता है कि वह किस प्रकार से है, अलग अलग टाइप का प्रतीत होता है। तो कहलाएगा पॉलीमॉर्फिज्म, माने आदमी एक उसके रूप अनेक, और यहाँ आदमी अलग अलग लेकिन सबका रूप एक। यही होता है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। तो यदि एक सिंगल सॉलिड अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो पॉलीमॉर्फिज्म, और यदि अलग अलग सॉलिड्स एक सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, सिंगल फॉर्म माने सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, तो वह कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म। तो यही था, बहुत सारे टर्म्स जो है आज हम लोग देखे। इसके आगे का जो बच रहा है उसका क्लासिफिकेशन या उसका चर्चा जो है, डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।